हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में और लेटेस्ट वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था और फिर हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना है। और अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में। इससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वीडियो जो रासायनिक संयोजन का नियम है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो प्रतिपादित कब हुआ था। तो हम ये जानेंगे कि जो रसायन शास्त्र के साइंटिस्ट थे, ज्ञाता थे, वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने 18वीं शताब्दी में, कब 18वीं शताब्दी में रासायनिक परिवर्तनों का परिणात्मक अध्ययन प्रारंभ किया। कब 18वीं शताब्दी में उन लोगों ने किसका, रासायनिक परिवर्तनों का क्या किया, परिणात्मक अध्ययन को शुरू किया। और उससे जो भी उनको रिजल्ट मिला उसी के आधार पर उन्होंने रासायनिक संयोजन के संबंध में क्या किया, नियम को प्रतिपादित किया। सबसे पहले जो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने 18वीं शताब्दी में क्या किया कि रासायनिक परिवर्तनों के परिणामों को क्या किया कि प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया। और उससे जो भी उनको रिजल्ट मिला उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि रासायनिक संयोजन के संबंध में नियम को प्रतिपादित किया, जिस नियम को कहा जाता है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, या हम लोग के चैप्टर का क्या नाम है कि रासायनिक संयोग के नियम। इसको रासायनिक संयोजन के नियम भी कहा जाता है, जो कि हेडिंग लगा है रासायनिक संयोजन के नियम के प्रकार। तो ये जानेंगे, ये देखेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम के 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम के कितने प्रकार, तो रासायनिक संयोजन के नियम के 5 प्रकार। इससे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने 18वीं शताब्दी में जो भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, भौतिक के रासायनिक, जो कि पिछले वीडियो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, तो उसके आधार पर उन्होंने जो भी रिजल्ट मिला उसी के आधार पर रासायनिक संयोजन के संबंध में नियम को प्रतिपादित किया। और उसी नियम को क्या कहा गया कि रासायनिक संयोग का नियम। और रासायनिक संयोग का जो नियम है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ये 5 नियम है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। और एक एक नियम को, एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप क्या कीजिए कि लाइक जरूर कीजिए। और हम लिखने जा रहे हैं कौन सा, पहला, जो कि हमारा क्या है, जो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा लिखेंगे अस्थिर या निश्चित, अस्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ये दूसरा है। और तीसरा हमारा आता है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा कौन सा आता है, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम। चौथा हमारा आता है, ये तीसरा था, ये चौथा हो जाएगा क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये 4 हो गए। और पांचवा हमारा आता है, जो पांचवा नियम है उसको कहा जाता है गैलुसेक का गैसीय आयतन। गैलुसाक, ठीक है, गैलुसाक कौन है, साइंटिस्ट हैं। तो गैलुसाक का गैसीय आयतन का
नियम। ये 5 नियम है, रासायनिक संयोजन के 5 नियम है, जो कि तीसरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो रासायनिक संयोजन के कितने नियम? 5। कौन कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, पांचवा गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। और इनको हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये होगा कि आपका इस नियम में किसी भी पदार्थ की ना ही उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। किसी भी पदार्थ की ना ही उत्पत्ति होगी और ना ही विनाश होगी। इस नियम के अनुसार यही है कि किसी भी पदार्थ को ना ही बनाया जा सकता है और किसी भी पदार्थ को ना ही बिगाड़ा जा सकता है। और इस नियम के अनुसार अगर परिभाषित किया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है कि किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर इस नियम के अनुसार अगर जानना चाहें क्या होता है तो उसमें ये होता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वही हमारा क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेबल बेस पढ़ेंगे, न कि हम लोग जो केमिकल बैलेंसिंग पढ़ाया जाता है या पढ़े होंगे कि केमिकल बैलेंस को लिख के उसको बराबर कर दीजिए, हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम को फ्रांस के रसायनज्ञ ए लेवासियो ने 1744 में प्रतिपादित किया था। कब इसको दिया था? फ्रांस के साइंटिस्ट साहब ने जो थे उन्होंने 1744 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। कब? किसका? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को 1744 में ए लेवासियो ने क्या किया था? उसको प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। और ए लेवासियो ही हमारे क्या कहलाते हैं? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, या केमिस्ट्री ऑफ फादर, या रसायन के पिता किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, ए लेवासियो को। इन्होंने क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण के बारे में नियम को प्रस्तुत किया था। कब? 1744 ईस्वी में। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है अब उसको लिखेंगे। तो इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक, लिखेंगे किसी भी भौतिक या रासायनिक, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य, ठीक है ना, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखेंगे हमारे क्या है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और इस नियम को हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि कैसे। सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी रिएक्शन को मान लेते हैं जो बताया गया है आपको या बताया जाता है, उसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि आप H2 प्लस O2 को बैलेंस कीजिए, H2O रिएक्शन, ठीक है। जितना है उतना बन के हमको मिल गया। जितना अभिक्रिया के पूर्व था उतना ही अभिक्रिया के पश्चात है। समझेंगे एक सिंपल सा उदाहरण, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आप बताएंगे, इसको समझेंगे कि ये हमारा क्या होता है, इतना बेस अभिकारक है, अभिकारक, इतना बेस अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है,
एकदम ध्यान से समझेंगे। तो ये वाला अगर हिस्सा हम चाहें तो यहाँ से तोड़ दें, तो इधर का जो एरिया होगा, इधर का एरिया जो होगा इधर का, वो हमारा क्या होगा, अभिक्रिया के पूर्व होगा, अभिकारक अभिक्रिया के पूर्व, और इधर जो उत्पाद है वो अभिक्रिया के पश्चात है। तो अभिक्रिया के पूर्व हाइड्रोजन की संख्या क्या कितनी है, 2 दूनी 4। अगर किसी को रिएक्शन नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्लास 10th का सिलेबस का रासायनिक का टॉपिक दे देते हैं, वीडियो दे देते हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिए, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वहाँ से आप जाके केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जो सीखने योग्य है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो इधर कितने, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 नीचे है 2 ऊपर, तो ये गुणा कराता है। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी देखेंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इससे 2 आगे है, तो इससे 2 ऑक्सीजन भी हो गया है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं, इस समीकरण से क्या समझ सकते हैं कि हमारा जितना विकारक के पूर्व है उतना ही अभिक्रिया के पश्चात है। तो इसमें ना ही किसी द्रव्य को हमने उत्पन्न किया है और ना ही किसी द्रव्य की हानि हुई है, जितना हमने लिया उतना ही हुआ। अब इसको ऐसे समझेंगे एक्सपेरिमेंटेबल बेस पे। एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक तोलन नली पे क्या किया, हमने एक पात्र को रखा, एक पात्र को रखा, ठीक है, ये तोलन नली है। इस पे हमने क्या किया कि इस पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इसमें हमने एक परख नली में क्या किया कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। हमने इसको तोला, इसका भार में भी मान लेते हैं कि इसका भार 253 ग्राम आया। हमने जब तोला इसको Na2SO4 और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को, हमने जब इस तोलन नली पे रखा तो इसका भार कितना आया, 253 ग्राम आया। ग्राम के रूप में लिखें, इतना ग्राम आया, मान लेते हैं कि इतना ग्राम आया, ठीक। जब ये अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया के पूर्व है, ये अभिक्रिया के पूर्व है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा हमको, इसमें देगा एक सफ़ेद अवक्षेप यहाँ प्राप्त करे होगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। और इसके अंदर आपका आ जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये हिस्सा हमको मिल गया। तो अभिक्रिया के पूर्व 253 था, तो अभिक्रिया जब कर लेगा तो भी हमको 253 ग्राम ही मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट और NaCl का जो वेटिंग स्केल है, ये सफ़ेद अवक्षेप PPT, जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, अवक्षेप, तो अवक्षेप के रूप में ये मिलेगा, अवक्षेप के रूप में ये मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि जितना अभिक्रिया से पूर्व था 253 ग्राम, उतना ही 253 ग्राम हमारा अभिक्रिया के पश्चात भी है। हमने इसको क्या किया, तौल करके तोलन नली पे रखा, जो तोलन स्केल होता है उस पे स्केलिंग पे रखा, किसको, सोडियम सल्फेट के विलयन को, और फिर कैल्शियम क्लोराइड के ठोस अवस्था को। तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ क्या है, मिला हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस परख नली को अगर हम उल्टा कर दें तो ये जा करके इसमें मिल गया। जब मिलने के बाद से हमको क्या देगा, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन के रूप में दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं, Na2SO4 प्लस CaCl2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस NaCl2 NaCl बनाएगा, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा।
तो हम ये देखेंगे कि जितना अभिक्रिया के पहले है उतना ही अभिक्रिया के बाद भी तो वही चीज़ है। जितना अभिक्रिया के पूर्व में द्रव्यमान है उतना ही अभिक्रिया के पश्चात में भी तो द्रव्यमान है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है, स्थापित करता है। और क्लास 10th के टॉपिक में आप जब जाइएगा, क्लास 10th के जब टॉपिक में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वहाँ भी स्थापित किया गया है कि उसमें ना ही किसी द्रव्य को उत्पादित किया जा सकता है और ना ही किसी पदार्थ की हानि की जा सकती है। और इस हिसाब से हमारा वो क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्थापित करता है। वही चीज़ हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट बेस पे बताया है और ये आपका अभिक्रिया के बेस पे है। तो ये अभिक्रिया के बेस पे जो बताया जाता है वो हिस्सा हमारा गलत है, अभिक्रिया के बेस वाला गलत है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटेबल, ये प्रयोगात्मक हिस्सा सही है। ये प्रयोगात्मक जो है वो आपका सही माना जाएगा। ये प्रयोगात्मक हिस्सा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, जबकि ये हिस्सा सही नहीं माना, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस हिसाब से लागू करेगा कि हमने कितना ग्राम लिया था और कितना ग्राम हमको मिला। ये समझना है, न कि हमको ये समझना है कि हमने कितना रिएक्शन में कौन सा अणु लिया था और कितना हमको यौगिक मिला। ये नहीं समझना है, हमको उसके द्रव्यमान भार के हिसाब से चलना है ना, नाप के चलना है ना। तो हमने भी तो वही किया है, इसको हमने तोलन नली पे तौला है कि हमारा कितना है, 253 है। उत्पाद भी बनाया है तो 253 ग्राम ही बनाया है, न कि अधिक बनाया है न कि कम बनाया है। तो इस हिसाब से ये हमारा नियम क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्थापित करता है। ठीक है, कहीं कहीं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का भी एग्जाम्पल दे देता है, तो वो भी हमारा वही करेगा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा तो आपको क्या दे देगा, रिएक्शन करेगा तो देगा सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट और AgCl, तो ये भी वही है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। इसको अगर ग्राम में लिखा जाए कि सिल्वर नाइट्रेट का हमने 5 ग्राम लिया, सोडियम क्लोराइड हमने 10 ग्राम लिया, तो हम ये देखेंगे कि अभिक्रिया के पश्चात भी वो 5 और 10 के अनुपात में मिलेगा। मतलब कि इधर अगर 5 और 10 15 ग्राम है तो इधर भी 5 और 10 15 ग्राम ही उत्पाद भी मिलेगा, न अधिक मिलेगा न कम मिलेगा। इस हिसाब से ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्थापित कर। ये विलयन था, ये ठोस था, हमने मिलाया नहीं था तो ये इतना था। फिर जब हमने मिला दिया इसको तो ये सफ़ेद और छिप के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ और विलयन के रूप में हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। जब हमने इनके भार को तौला तो ये भी हमारे 253 ग्राम ही हुए, जितने कि ये अभिक्रिया के पूर्व 253 ग्राम थे। ये हमारा ये इंडिकेटिंग है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इसने स्थापित किया। क्लियर, एक बार आप फोटो खींचे। बाकी अब दूसरा पढ़ेंगे हमारा जो स्थिर अनुपात का नियम है। चलिए अब हम थोड़े से हिस्से को मिटाते हैं और शुरू करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। शुरू करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। चलिए शुरू करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। हेडिंग लगाएंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, ये क्या होता है कि इस नियम को सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। किसको? स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम को, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से
और कहीं भी किसी भी स्थान पे बनाया जाए तो उसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं वो सदैव स्थिर ही रहते हैं, सदैव इक्वल ही होंगे, एक अनुपात में ही, स्थिर अनुपात में ही होंगे। प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से कहीं भी किसी भी स्थान पे बनाया जाए तो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या क्या होगी, सदैव स्थिर रहता है, उसमें न ही अधिक न ही कम एक अनुपात पाया जाएगा। उसके लिए अब ये समझेंगे क्या होता है, तो लिखेंगे स्थिर अनुपात के नियम में कि इस नियम, लिख लेंगे कि इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार ये होता है कि प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से, प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से और किसी भी स्थान पर, प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से और किसी भी स्थान पर क्यों न बनाया जाए, किसी भी स्थान पर क्यों न बनाया जाए, क्यों न बनाया जाए, उसमें उपस्थित, क्यों न बनाया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। ये हमारा क्या है, ये स्थिर अनुपात का नियम है। प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से और किसी भी स्थान पर क्यों न बनाया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जल है। जल को हम कहीं भी बनाएं, चाहे हम भारत में बनाएं, चाइना में बनाएं, पाकिस्तान में बनाएं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इस दुनिया में कहीं पे भी जल को बनाएंगे तो उसका जो सूत्र होगा वो हमारा H2O ही होगा, H2O ही होगा। चाहे हम फ्रिज का पानी ले, कल का पानी ले, फिल्टर का पानी ले, बारिश का पानी ले, नाली का पानी ले, तालाब का पानी ले, उनका भी सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा, दूसरा सूत्र नहीं होगा, वो हमेशा H2O ही होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। और ये 2:1 किसके आधार पे होगा, तो ये परमाणु के अनुसार होगा, परमाणु के अनुसार, ठीक है। अगर इसको इनके द्रव्यमान के अनुसार रखेंगे, द्रव्यमान के अनुसार, अगर इनको इनके द्रव्यमान के अनुसार रखेंगे तो इसका क्या आएगा, 1:8 आएगा। ये इनका अनुपात है। जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर है, चाहे हम किसी भी विधि से कहीं भी क्यों न निर्मित करें, ये जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा। अगर परमाणु की दृष्टि से देखेंगे तो जल हमारा 2:1 ही होगा। अगर द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो 1:8 ही होगा। हम चाहे इसको कहीं से किसी भी विधि द्वारा किसी भी तरीके से क्यों न बनाएं, जल का सूत्र जो होगा H2O ही होगा, अलग नहीं हो सकता है, ठीक। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि यहाँ समझेंगे, आपने क्या किया कि हाइड्रोजन के 2 अणु लिए, क्या किया, हाइड्रोजन के 2 अणु लिया और ऑक्सीजन के 2 अणु लिए, तो ये हमारा हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये जो है एक गैस है। अगर इसी के तरह NH3
अमोनिया को लिया जाएगा तो ये भी जो है, ये इसका जो अनुपात है, सूत्र है, यही रहेगा। चाहे इसको आप अमेरिका से लाइए, जापान से लाइए, रूस से लाइए, कहीं से भी लाइए, ये सूत्र NH3 ही होगा, अनुपात यही होगा। इस अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी नियम को क्या कहा गया था? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। एकदम निश्चित है, एकदम एक्यूरेट है, न अधिक न कम। ये नहीं हुआ कि हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश से जब हम बिहार जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से जब मध्य प्रदेश जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से झारखंड जा रहे थे, तो हमारा क्या हुआ कि अमोनिया इतना था और यहाँ पे सूत्र इसका अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, वही का वही रहेगा, अनुपात कोई नहीं बदलने वाला होगा। ऐसा अभी आप कह सकते हो कि ऐसा हुआ कि जब हम इंडिया से अमेरिका गए तो सूत्र अलग पाया गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका से जब इंडिया आए तो जल का सूत्र बदल गया, जल का सूत्र H2O2 हो गया। ये कभी नहीं हो सकता है। हमेशा जल का सूत्र H2O ही रहेगा। चाहे आप इसको कहीं भी बनाइए, किसी भी विधि से बनाइए, वो जो अनुपात है, ये जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे परमाणु के अनुसार, चाहे द्रव्यमान के अनुसार। जो हमारा क्या कहता है? निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहता है। अगर इन सब का आपको लिखाई हुई PDF चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करके आप अपना PDF ले सकते हैं। जो एकदम कलरफुल लिखी PDF है। और आपको किसी भी समस्या के लिए उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप उसमें पूछिए, आपको क्वेश्चन का सलूशन वहां आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो हमने यही पढ़ा कि इस नियम को जोसेफ फ्राउट ने 1799 ईस्वी में दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक यौगिक किसी भी विधि से और किसी भी स्थान पर क्यों ना बनाया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे कि परमाणु के अनुसार देखेंगे तो 2 संबंधी 1 होगा, द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो 1 संबंधी 8 होगा। ये निश्चित है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। क्लियर? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम का और गैलुसेक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।